हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विदकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपनी लॉ के संबंध में एक टॉपिक है सीमा नियम, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे और इसको जो है हमने एमसीक्यूज़ के रूप में नहीं इस पे डिस्कशन किया है, बल्कि इसको इस प्रकार से डिस्कशन किया है ताकि इसमें के जो जितने भी फैक्ट हैं वो उस पर हम चर्चा कर लें। और यह जो प्री के साथ साथ मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी यह जो वीडियो होगा यह बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को एमसीक्यूज़ के रूप में न ला करके हम इसको पूरा डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कंपनी लॉ जो है यह बिहार पीसीएसजे की लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य भी परीक्षाएं हैं जहां पे कंपनी लॉ से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस विधि को हम पूरा टॉपिक वाइज कोशिश करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे जो है हम उसको डिस्कशन करें और इसके वीडियो जो है आपको प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, हम इसमें देखते हैं कि सीमा नियम, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, यह कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान हैं। इनको हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। कंपनी विधि में जो संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, और इन तीनों प्रकार के जो डॉक्यूमेंट हैं इसके बारे में हम अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है प्री में और मेंस दोनों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम परसीमा नियम है, अंतर नियम है और विवरण पत्रिका है। तो इसमें से परसीमा नियम को जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, अंतर नियम को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है और विवरण पत्रिका इसे प्रॉस्पेक्टस कहा जाता है। तो ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो इन 3 दस्तावेजों का बहुत विशेष महत्व है। ये ऐसे दस्तावेज हैं जिनके आधार पर कंपनी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, और यह जो तीनों दस्तावेज हैं यह कंपनी के प्रवर्तकों के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और कंपनी का निगमन कराने के लिए, अर्थात उसको जब रजिस्ट्रेशन कराया जाता है निगमन के लिए, तो वहाँ पर रजिस्ट्रार के कार्यालय में इसको भेजना आवश्यक होता है। अब सीमा नियम क्या है? तो कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के निगमन के लिए, अर्थात उसके जो कॉरपोरेशन होता है उसके लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक होता है कि कंपनी के जो प्रवर्तक हैं उस कंपनी का सीमा नियम अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करें और अन्य दस्तावेजों के साथ साथ उसे रजिस्ट्रार कार्यालय में भेजें। और यह जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है तो यह कंपनी की सीमाओं, उसकी शक्तियों, अधिकारों, लक्षणों तथा उद्देश्यों का विस्तार से इसमें उल्लेख रहता है। और इसमें इस बात का स्पष्ट विवरण रहता है कि जो कि अंशधारियों, ऋणदाताओं और कंपनी के संपर्क में आने वाले या उससे समव्यवहार करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए आवश्यक मार्गदर्शन करता है। तो इसका तात्पर्य है कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी से समव्यवहार करना चाहता है तो वह कैसे जान पाएगा कि कोई कंपनी समव्यवहार करने के लायक विश्वसनीय है या नहीं। तो सबसे पहले वो क्या करता है कि कंपनी का जो सीमा नियम है, जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, तो उसको देखेगा। तो इसमें क्या क्या बातें शामिल होती हैं, तो उसमें उसका नाम है और पता है, अन्य जो विवरण है उसमें किस प्रकार के शेयर होल्डर हैं, इन सारी बातों का जो है वहाँ पर वह उसको विश्लेषण करता है, उसको देखता है, समझता है। उसके बाद वह जो है कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इस बात के लिए वह अपना डिसीजन करता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 है, उसकी धारा 4 के अनुसार कंपनी के सीमा नियम में अर्थात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो बातें उल्लिखित होती हैं, महत्वपूर्ण हैं, वो क्या क्या हैं। तो उसमें कंपनी का नाम होता है, उसका पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है, उसका कंपनी का उद्देश्य क्या है, उसकी जो सीमित उसका दायित्व क्या है, उसकी पूंजी किस प्रकार की है, कितनी है, और उस पर जो सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर हैं या नहीं है। तो इन सारी बातों को ही देख करके कोई व्यक्ति जो कंपनी से ट्रांजैक्शन करना चाहता है तभी वह जो है कंपनी के साथ जो है ट्रांजैक्शन करने के लिए या लेन देन करने के लिए या अन्य संव्यवहार करने के लिए आगे बढ़ता है। तो अब पहला है कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम के अंतर्गत इसका जो नाम है वह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, वह अप्रत्यक्ष नहीं हो या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, और ऐसा जो नाम होना चाहिए वह केंद्र सरकार की राय में अवांछनीय नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह किसी माननीय व्यक्ति या राष्ट्रनायक के संबंध में उनका सूचक नहीं होना चाहिए,
और यह भ्रम की स्थिति न पैदा करे। इसी प्रकार से जो कंपनी का नाम है उसमें कहीं भी सहकारी शब्द का यूज नहीं होना चाहिए। और यह जैसे पहले से कोई कंपनी विद्यमान है, पहले से ही अस्तित्व में है और वह निगमित कंपनी है, तो उस कंपनी से मिलता जुलता या उस कंपनी का ही नाम जो है वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और धारा 13 खंड 2 के अंतर्गत जो कंपनी अधिनियम 2013 है, इसके तहत कोई कंपनी अपना नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो परिवर्तन करने के लिए जो है वहाँ पर कुछ जो प्रक्रिया बताई गई है धारा 13 खंड 2 के अंतर्गत, उस प्रक्रिया को अपना करके वहाँ पर नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। और प्रत्येक जो पब्लिक कंपनी है इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है और ये अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द इसमें जोड़ा जाना अनिवार्य होता है। आवश्यक ही नहीं बल्कि यह अनिवार्य होता है। तो और दूसरी बात यह है कि सीमित दायित्व वाली जो प्राइवेट कंपनी है उनको जो है अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शब्द को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर दो बातों को ध्यान में रखना है, ये प्री में पूछे भी गए हैं और ये इसीलिए आपको कह रहे हैं कि इसको ध्यान में रखिए कि जो पब्लिक कंपनी है उसको जो है अपने नाम के अंत में लिमिटेड लगाना है और जो सीमित दायित्व वाली जो प्राइवेट कंपनी है उसके नाम उसको जो है अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जोड़ना आवश्यक होता है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत जो धर्मार्थ जो कंपनियां अर्थात जो धर्म के प्रयोजन से कुछ कंपनियों का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तो ऐसी जो कंपनियां हैं उनको अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द जोड़ने का कोई अनिवार्यता नहीं है उनको, बल्कि इससे छूट प्रदान की गई है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो दूसरी बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है उसको शामिल किया जाना चाहिए कि कंपनी का कार्यालय किस प्रकार का होगा, कहाँ होगा, उसका क्या पता होगा। तो यह जो है धारा 12 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कंपनी अधिनियम 2013 की। तो इसमें जो है क्या बताया गया है कि प्रत्येक कंपनी को अपने सीमा नियम में उस राज्य का उल्लेख करना चाहिए जिसमें उसका पंजीकृत कार्यालय स्थित है। तो पहली बात तो यही है कि उसका राज्य जो है वहाँ पर दर्शित होना चाहिए कि किस राज्य में जो है उसका कार्यालय स्थित है। दूसरी बात यह है कि धारा 12 के अनुसार निगमन की तारीख से 15 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर जो है प्रत्येक कंपनी को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि उसका जो पंजीकृत कार्यालय है वह किस स्थान पर स्थित होगा और इसकी जो सूचना है वह तुरंत रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य होता है। तो जैसे किसी कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसको निगमित किए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आवेदन करता है और उसका रजिस्ट्रेशन जो है वह हो जाता है और वह एक निगमित कंपनी बन जाती है। अब उस जिस तारीख को उसका निगमन हो जाता है तो उस तारीख से 15 दिन से लेकर 30 दिन के भीतर उसको यह निश्चित करना होता है कि उसका जो पंजीकृत कार्यालय है वह किस स्थान पर होगा और स्थान का निर्धारण करने के बाद उसकी सूचना जो है तत्काल रजिस्ट्रार को भेजना अनिवार्य होगा। और कंपनी के लिए यह भी अनिवार्य है कि वह अपने जितने भी उसके व्यापारिक पत्र हैं, लेटर हेड है, विल है, हुंडी है, वचन पत्र है, विनिमय पत्र है या अन्य जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं, उन सभी पर अपना नाम सहित जो है पंजीकृत कार्यालय और निगमन की पहचान संख्या और कारपोरेट आइडेंटिटी नंबर जिसे CIN नंबर भी कहा जाता है, CIN, तो इसको फुल फॉर्म है कारपोरेटेड आइडेंटिटी नंबर। इसके अलावा मोबाइल नंबर या दूरभाष नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेब या वेबसाइट, इन सभी जो बातें हैं उनका वहाँ पर प्रिंट होना बहुत ही आवश्यक है। उद्देश्य खंड, क्योंकि कंपनी का नाम और उसके एड्रेस अर्थात कार्यालय का जो पता है उसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें उद्देश्य खंड है। तो इसमें इस बात का वर्णन रहता है कि जो कंपनी है वह किस बात को लेकर के अर्थात कौन सा कारोबार करती है, किस उद्देश्य से कंपनी की स्थापना की गई है। तो इसमें जो है उद्देश्य का उल्लेख रहता है तथा कंपनी इसमें जो है निर्धारित सीमा के बाहर कोई कार्य नहीं कर सकती है। अर्थात जो उसने एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसने यह दर्शित किया है कि हमारी जो कंपनी है वह किसी एक विशेष उद्देश्य से स्थापित की गई है, तो वह केवल उसी उद्देश्य के लिए ही कार्य कर सकता है और उससे बाहर की कोई सीमा में जाकर वह कोई कार्य नहीं कर सकती है कोई कंपनी। और उद्देश्य निर्धारित करते समय कंपनी को कुछ बातें हैं उनका ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें पहला है
कि प्रथम यह कि जो उद्देश्य खंड है इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो कि अनैतिक हो अथवा विधि विरुद्ध हो। तो अवैध और विधि विरुद्ध जो है पर्पज से कोई कंपनी नहीं स्थापित की जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि उद्देश्य खंड के द्वारा कंपनी को कोई ऐसे कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए जो कि कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हैं। तो अर्थात कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो उपबंध दिए गए हैं उन उपबंधों का उल्लंघन करके किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है कंपनी की स्थापना नहीं किया जा सकता है। अब इसी के अंतर्गत जो उद्देश्य है, अगर उस उद्देश्य से बाहर कार्य किया जाएगा तो कब माना जाएगा कि उसका जो कार्य है वह अधिकारातीत है, जिसे अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। तो अल्ट्रा वायरस सिद्धांत को भी इसी में देखते हैं, क्योंकि यह भी जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे भी बहुत बार जो है प्री में भी और मेंस में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो जो है अधिकारातीत का सिद्धांत क्या है कि यदि कोई कंपनी ऐसा कार्य करती है जो उसके सीमा नियम के उद्देश्य खंड में दिए गए उद्देश्य से बाहर है, तो यह माना जाएगा कि कंपनी ने अपनी अधिकार शक्ति का उल्लंघन किया है और वह जो कार्य है वह अधिकारातीत या अल्ट्रा वायरस माने जाएगा। और इसी सिद्धांत को जो है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। अब कंपनी विधि के संबंध में अल्ट्रा वायरस का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले इंग्लैंड के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा एक केस निर्णित की गई थी, एस्बरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड बनाम रिचे। इस मामले में सबसे पहले जो है अल्ट्रा वायरस के सिद्धांत को लागू किया गया था। तो इस केस को ध्यान में रखना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यह केस जो है यह भी कई बार पूछी गई है कि इस केस का जो संबंध है वह किस विषय से है, किस टॉपिक से है। और इसके बारे में जो अल्ट्रा वायरस पे और भी कुछ केस हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये भी कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें है फॉरेस्ट बनाम मैनचेस्टर रेलवे कंपनी का केस, इवांस बनाम ब्रनर मांड कंपनी लिमिटेड का केस और लंदन काउंटी काउंसिल बनाम अटॉर्नी जनरल का केस। इसके अलावा ट्रिबोर बनाम व्हिटवर्क। तो यह 4-5 केस हैं जो कि इस पर बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। अब ये तो इंग्लैंड की स्थिति हुई, लेकिन भारत में जो है इसको कब लागू किया गया, किस केस में लागू किया गया, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले 1867 ईस्वी में बम्बई हाई कोर्ट के द्वारा जो है जहांगीर मोदी बनाम श्यामजी का केस था। इसी केस में भारत के संदर्भ में अल्ट्रा वायरस के सिद्धांत को मान्यता दी गई, इसको अपनाया गया और इसी का अनुसमर्थन जो है आज़ादी के बाद जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है यह 1963 में लगभग 100 साल बाद जो है ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर बनाम जीवन बीमा निगम के केस में इसको जो है अनुसमर्थन प्रदान किया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। अब हम देखते हैं कि अल्ट्रा वायरस सिद्धांत से यह निष्कर्ष निकलता है कि कंपनी जो है केवल ऐसे ही कार्य कर सकती है जो कि उसके सीमा नियम में उल्लिखित लक्ष्यों की या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसके लक्ष्य के लिए प्रासंगिक तथा युक्तियुक्त हो, अर्थात वह जो कार्य कर रही है और वह जो कार्य है उसका जो उद्देश्य खंड है उसके अनुसार ही होना चाहिए, उसी से प्रासंगिक और युक्तियुक्त होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इसके अतिरिक्त जो है कंपनियां अपने कारोबार के दौरान उन कार्यों को भी कर सकती हैं जिन्हें करने के लिए अधिनियम के द्वारा उनको प्राधिकृत किया गया हो। तो इस प्रकार से यह उद्देश्य जो खंड है उसके तहत जो है कोई कंपनी 3 प्रकार के कार्य कर सकती है। अब अल्ट्रा वायरस सिद्धांत के कुछ अपवाद भी बताए गए हैं, अर्थात कब कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसे अधिकारातीत नहीं माना जाएगा, उसको अधिकारातीत या अल्ट्रा वायरस सिद्धांत का अपवाद माना जाएगा। तो इसमें पहला है कि यदि कंपनी के निदेशकों के द्वारा अपनी अधिकार शक्ति से बाहर कार्य किया जाता है, तो यहाँ पर निदेशकों के द्वारा अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य किया जा रहा है, लेकिन कंपनी की जो सीमा शक्ति है अर्थात जो कंपनी की अधिकारिता है उसके अंदर ही वो रहकर कोई कार्य करता है। अर्थात यहाँ पर निदेशक भले अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर कार्य कर रहा है, लेकिन उसके जो कंपनी की शक्तियाँ हैं उसके अंदर कोई कार्य करता है, तो वह यह नहीं माना जाएगा कि यह जो कार्य है वह कंपनी का अधिकारातीत या कंपनी का अल्ट्रा वायरस कोई कार्य किया गया है। और दूसरी बात यह है कि यदि कंपनी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है जो कि उसकी सीमा शक्ति के अंतर्गत है, परंतु वह अनियमित ढंग से किया गया है, तो वह जो है
अनियमित वह अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। लेकिन अगर उसके अंशधारियों ने अर्थात जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं वह उस पर अपनी सहमति दे देते हैं तो वह जो अनियमित कार्य है वह वैध मान लिया जाएगा और उसको अनियमित या जो है अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा। तो ये जो है कुछ अपवाद बेहद इंपॉर्टेंट हैं, यह प्री के साथ साथ मेंस में आपको बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो इसलिए इसके प्रत्येक जो फैक्ट हैं उनको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपकी जो चीज़ें हैं, जो भी डाउट हैं वो हमेशा क्लियर रहेंगे। और तीसरी बात इसमें क्या है कि किसी कंपनी की संपत्ति जो है उसके अधिकारातीत विनियोग के द्वारा अर्जित होने पर भी कंपनी का उस पर अधिकार सुरक्षित रहेगा। तो इसके अलावा और एक चौथा अपवाद है कि अल्ट्रा वायरस सिद्धांत लागू करते समय सीमा नियम के द्वारा कंपनी के अधिकृत कार्यों के कारण होने वाले प्रासंगिक परिणाम तब तक अवैध नहीं होंगे जब तक वह कंपनी द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिबंधित न किए गए हों। तो यह जो प्रतिबंध है वह अभिव्यक्त रूप से लगाया जाना चाहिए, अन्यथा वह जो है अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा। अगर वह अभिव्यक्त रूप से प्रतिबंध उस पर लगाया जाता है तभी वह जो है अल्ट्रा वायरस माना जाएगा। तो इस प्रकार से यह 4 जो है अपवाद बताए गए हैं अल्ट्रा वायरस के सिद्धांत के। अब हम आगे देखते हैं कि कंपनी के द्वारा किए गए जो अल्ट्रा वायरस कार्य है उसके क्या दुष्परिणाम होंगे। तो उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं, जबकि अगर कोई कंपनी है, कंपनी अपनी अधिकारिता जो उसका उद्देश्य खंड है उसमें जो उसने उद्देश्य से बाहर जाके कार्य किया है अर्थात उसने अधिकारिता से बाहर जो कार्य किया है तो उसके क्या परिणाम होंगे। तो उसका परिणाम यह होगा कि कोई भी जो शेयर होल्डर है वह उसे ऐसा करने से रोकने के लिए न्यायालय से इंजंक्शन अर्थात व्यादेश प्राप्त कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि कंपनी के निदेशक अपनी कंपनी की पूंजी के किसी भाग को सीमा नियम में वर्णित उद्देश्य से भिन्न कार्य में लगाते हैं तो उससे जो हानि होती है तो वो जो डायरेक्टर होंगे, वह निदेशक होंगे, उसे पर्सनली जो है वह लाइबल होंगे उस हानि के लिए। तो यह जो है 2 उसके दुष्परिणाम होते हैं। अब जो अधिकारातीत के अंतर्गत कोई कार्य किया जाता है तो वह जो कार्य होगा वह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। इसके संदर्भ में ऐसा नहीं है कि उस कार्य को बाद में कोई शून्यता प्रदान की जाएगी या बाद में उसको अवैध घोषित किया जाएगा, बल्कि ऐसा अगर कोई कार्य किया जाता है तो वह जब किया जा रहा है तभी से वह शून्य माना जाएगा और इसे जो है अनुसमर्थन के द्वारा, परितुष्टि के द्वारा, विबंध के द्वारा, मौन सहमति के द्वारा, इन किसी भी माध्यम से उसको वैधता प्रदान नहीं किया जा सकता है या वह इस प्रकार से किसी भी तरीके से जो है वह वैध नहीं हो सकता है। और कंपनी का जो उद्देश्य है उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है और परिवर्तन के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 13 के अंतर्गत दिया गया है। अब हम जो है चौथा टॉपिक नेक्स्ट जो है देखते हैं सीमित दायित्व। तो सीमित दायित्व क्या होता है, तो इसमें यह उल्लेख किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों के दायित्व का स्वरूप किस प्रकार का है, अर्थात उनका दायित्व अंश सीमित है या गारंटी के द्वारा सीमित है। तो सीमित दायित्व भी होते हैं। तो सीमित दायित्व यहाँ पर 2 प्रकार के बताए गए हैं जो कि कंपनी के जो सदस्य हैं या जो शेयर होल्डर हैं उनके दायित्व हैं। तो अंश सीमित दायित्व क्या होता है, तो इसमें ऐसे दायित्व होते हैं जिनमें जो है सदस्यों के द्वारा धारण किए गए अंश के अंकित मूल्य के लिए ही सदस्य उत्तरदायी होंगे तथा कंपनी के समापन होने की दशा में उनके जो दायित्व होंगे वह उनका जो शेयर है उसी की सीमा तक ही उनका दायित्व जो है वह सीमित रहेगा। अर्थात उनको वहाँ पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी नहीं दी जाती है कि वह जो कंपनी का कुछ भी कार्य हो उसके लिए वो उत्तरदायी होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ऐसा ये है कि केवल जो जहाँ तक उनका जो शेयर है अपने शेयर की रास्ता की ही जो है वहाँ उसका जो सदस्य है वह उत्तरदायी होगा। और दूसरा है जो गारंटी द्वारा दायित्व। तो गारंटी के द्वारा जो सीमित कंपनी के दायित्व में क्या आता है कि इसमें जो है सीमा नियम के दायित्व खंड में यह उल्लेख रहता है कि कंपनी के समापन के समय प्रत्येक सदस्य कंपनी की संपत्ति में कितना योगदान देगा। तो यह भी जो है प्रावधान कहाँ रहता है, यह सीमा नियम के अंतर्गत ही रहता है। अब जो है इसमें इसी क्रम में जो उद्देश्य खंड है इसी में तीसरा है पूंजी खंड। तो पूंजी खंड में क्या होता है कि इसमें यह स्पष्ट करना होता है कि कंपनी की जो कुल संपत्ति है या कुल पूंजी है वह कितनी है तथा वह अंशों में से किस प्रकार विभक्त है। तो यहाँ पर पूंजी खंड में यह बात उसमें विहित रहती है या उसमें डिस्क्राइब रहती है कि जो है उस कंपनी की जो कुल वर्थ है या कुल पूंजी है वह कितनी है और वो कुल पूंजी जो है वो कितने अंश में विभाजित है। और कंपनी की जो पूंजी है वह शेयर के रूप में दर्शाई जाती है जो कि 2 प्रकार की होती है। पहली इक्विटी शेयर होती है और दूसरी अधिमान्यता शेयर होती है। अब जो है अगला आता है हस्ताक्षर खंड।
तो इसके बाद जो है हस्ताक्षर में क्या होगा कि कंपनी के सीमा नियम के अंत में एक अनुहस्ताक्षर खंड अर्थात वहाँ पर प्रमाणन होता है और जिसमें कंपनी का निर्माण करने वाले जो सभी सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर सहित यह उल्लेख रहता है कि यह उल्लेख करते हैं कि हम सभी जो है सदस्य इस कंपनी का निर्माण सीमा नियम में उल्लिखित नियम के अनुसार जो है करने के इच्छुक हैं तथा इस उद्देश्य से हम जो है अपने नाम के आगे दर्शाई गई जो अंक राशि है या धनराशि है उसको खरीदने के लिए तैयार हैं। अर्थात उसमें जो कंपनी के जो सदस्य होते हैं वह इस बात के लिए सहमत होते हैं, अपने आप को आबद्ध करते हैं कि हम जो है ये जो अंक राशि जो दर्शाई जा रही है अपने नाम के आगे उसी राशि की सीमा तक जो है हम शेयर को खरीदने के लिए तैयार हैं। और जो प्रत्येक पब्लिक कंपनी में सीमा नियम के अंत में कम से कम 7 सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर होना चाहिए और जो प्राइवेट कंपनी है उसमें कम से कम 2 सदस्यों के नाम के जो है हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी कई बार पूछ लिया जाएगा कि जो है जब हस्ताक्षर होता है या हस्ताक्षर होना है या प्रमाणन होना है तो पब्लिक कंपनी के मामले में कितने सदस्य रहेंगे और प्राइवेट कंपनी के मामले में कितने सदस्य रहेंगे। इस प्रकार से सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाला कोई भी जो व्यक्ति है वह हस्ताक्षर करने के बाद इस आधार पर अपना नाम जो है वापस नहीं ले सकता है कि कंपनी के अभिकर्ता के दुर्व्यवदेशन के कारण ही उसने सीमा नियम पर हस्ताक्षर किए थे। और अगर कोई हस्ताक्षर किया जाता है तो ऐसे हस्ताक्षर का जो प्रमाण के रूप में वहाँ पर एक साक्षी का भी हस्ताक्षर होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है इसके संदर्भ में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हों वो चाहे प्री के संदर्भ में चाहे मेंस के संदर्भ में इन सारी बातों को हमने डिस्कशन कर लिया है। और इसके अंतर्गत अब जो है आपको अगर आपने इतना कंठस्थ कर लिया है, इसको बातों को जो बताई गई हैं ध्यान में रखा है तो मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बाहर जो है आपको प्रश्न प्री परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। खास करके बिहार में अगर आप देखेंगे तो बिहार में कंपनी विधि से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से जो है एक प्रश्न इस वीडियो से आपको मिलना चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी उम्मीद के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पर बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।